ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है योर मनी में। अब हम ले रहे हैं अपने व्यूअर्स की क्वेरीज। हमारे सामने कुछ और क्वेरीज हैं। पहली क्वेरी ओम प्रकाश जी हैं महोबा से, उत्तर प्रदेश से। बहुत अच्छी बात है, महोबा से एक कॉलर है हमारे साथ और 36-35 साल की उम्र है, 30,000 की SIP कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश जी पूछिए अपना सवाल। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मुझे अपना पोर्टफोलियो जो है सर रिव्यू करवाना था। और अगर इसमें कोई फंड चेंज करने हो तो उसको भी सजेस्ट करें। और एक क्वेरी और है सर कि गोल्ड में जो सर निवेश करने की सोच रहा था, तो क्या मैं उसके लिए ETF या कोई गोल्ड फंड ले सकता हूँ क्या? उसके बारे में भी सर थोड़ा सुझाव दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना है और गोल्ड ETF, गोल्ड के बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त में। बहुत लोग सोच रहे हैं, गोल्ड ऑल टाइम हाई के तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली सोच बनती है। मेरा पर्सनली मानना है गोल्ड और सिल्वर दोनों देखना चाहिए। आज के वक्त में आपको ETFs में भी मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड में भी आपको गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। स्टैंड अलोन गोल्ड फंड भी मिल जाएंगे, FOF फंड कहते हैं हम उसको, फंड ऑफ फंड। तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर आपका एलोकेशन 10% तक रखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो का। 5 से 10% डेफिनेटली कमोडिटीज़ में एलोकेशन बनता है और उसमें गोल्ड और सिल्वर में आप देख सकते हैं। फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मनोज जी, 2 स्मॉल कैप है। अभी जब एक ही कैटेगरी के 2 फंड्स होते हैं तो मैं ओवरलैप देखता हूँ, तो ओवरलैप 11-12% का है, तो कोई ज़्यादा ओवरलैप नहीं है, तो कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर सारे फंड, सारे AMCs को भी देखें स्मॉल कैप के, तो इतने ओवरलैप नहीं दिखता है क्योंकि बहुत यूनिवर्स बड़ा है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है, हालांकि है ही आपका ये व्यू कि आपको लॉन्ग टर्म रखना है, तो बने रहिए पर रिव्यू करते रहिए। टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे थोड़ी सलाह देना चाहूँगा। 30,000 की SIP कर रहे हैं, 10% स्टेप अप करना चाहते हैं, काफ़ी सूझबूझ के साथ वो अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं आगे। 6 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा उनका 12% अनुमान से आने वाले 20 सालों में, तो काफ़ी अच्छी रकम जुटा पाएंगे। कंटिन्यू रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30,000 की SIP कर रहे हैं और 10% का स्टेप अप भी कर रहे हैं, तो मैं ये जो 6 करोड़ कह रहा हूँ वो 10% स्टेप अप को जोड़कर ही कह रहा हूँ। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है, बने रहिए, कंटिन्यू रखिए और रिव्यू करते रहिए। जी, तो समय समय पर पोर्टफोलियो को देखते रहना ज़रूरी है। अगला सवाल जो हमारे पास है वो है अजय जी का, दिल्ली से, और ये ईमेल के ज़रिए आया है। विरल जी, तो इनकी 3600 रुपये की SIP है, 20 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है और इनके पोर्टफोलियो में HDFC मल्टी कैप है, SBI स्मॉल कैप है, एक्सिस ब्लू चिप और SBI ब्लू चिप भी है। तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए 4 फंड है, एलोकेशन काफ़ी अच्छा है, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और लार्ज कैप। एलोकेशन अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 12% अनुमान से आप 50 लाख जुटा पाएंगे। आपका टारगेट 1 करोड़ का है, तो कम से कम आपको उसकी SIP डबल करनी पड़ेगी। तो SIP को डबल करिए, कम से कम 7,000-8,000 के आसपास रखिए SIP को, तो 1 करोड़ जुटा पाएंगे आने वाले 20 सालों में 12% अनुमान से। जी, तो ये थी आज के हमारे कॉलर्स की कहानी और सारी क्वेरीज हम आंसर कर चुके हैं और अभी भी हमारे पास वक्त है। और बिरल जी का एक पसंदीदा टॉपिक है जो इन्होंने बताया, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ। क्या टिप देना चाहते हैं अब आप लोगों को? अच्छा देखिए मनोज जी, हम शुरू में बात कर रहे थे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेफ पोर्टफोलियो बनाते हैं लोग, बहुत ही एक बड़ा इल्यूजन है उसमें। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस को हम इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। हम एंडोमेंट प्लान्स में निवेश कर लेते हैं, फिर गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट्स में जो इंश्योरेंस देती है। मैं हमेशा ये कहता हूं मनोज जी कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए। आपको इंश्योरेंस को एज अ प्रोटेक्शन देखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट में आप म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, आप और भी कोई ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो आप सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्या होता है कि देखिए, आप इंश्योरेंस का जो टारगेट आपका रहता है कि मुझे इतना इंश्योरेंस रखना है, वो भी मैं हासिल नहीं कर पाता हूँ और इन्वेस्टमेंट को भी जस्टिस नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत सेफ बन जाता हूँ। 4%, 5%, 6% से ज़्यादा रिटर्न्स आते नहीं है इंश्योरेंस के, इन्वेस्टमेंट के, एंडोमेंट और गारंटेड प्रोडक्ट से। तो इंश्योरेंस को अलग रखिए, प्योर इंश्योरेंस टर्म प्लान लीजिए और इन्वेस्टमेंट में आप म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट को चुनिए। जी, तो ये बताइए कि अगर कोई एंडोमेंट प्लान लेता है
तो उसमें जो उसको प्रीमियम देना पड़ता है, उतने प्रीमियम में अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेता है तो क्या डिफरेंस होगा रिस्क कवरेज में? अरे बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए ऐसा कहते हैं, देखिए मान के चलिए आप 25,000 अगर प्रीमियम भर रहे हैं कोई एंडोमेंट प्लान में, तो आपको 1-2 लाख का ही इंश्योरेंस मिलेगा। और वही 25,000 में अगर आपकी उम्र 30 साल की होगी तो कम से कम आपको 3 करोड़ 2 से 3 करोड़ के आसपास आपको मिल सकता है। कैसे होता है कि 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर इनकम एन्युअली आपका कवरेज आपको मिल सकता है। तो 25,000 एंडोमेंट में डाल के 4-5% रिटर्न और आपको 1-2 लाख का इंश्योरेंस, और उसके सामने टर्म इंश्योरेंस कम से कम आपको 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ तक का भी आपको टर्म कवर मिल सकता है। ये बताइए कि ये प्लान्स जब आए थे तो 80 और 90 के ज़माने में आए थे, और उस समय लोगों को के लिए इंश्योरेंस बड़ी बात थी, बहुत कम ही लोग इंश्योरेंस लिया करते थे, और ये मिक्स चलता था उस समय। जो आपके ऑब्जेक्टिव होते थे कि इन्वेस्टमेंट भी हो गया, कवरेज भी मिल गया। अब तो न्यू टैक्स रिजाइम का ज़माना आ गया, तो टैक्स इंसेंटिव तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो अब रिटर्न की तो वहाँ पे कोई सवाल नहीं, मतलब कॉमन सेंस की बात है, वहाँ रिटर्न आपको कुछ मिल नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि अब ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी और जो चेंजेस हो रहे हैं टैक्स सिस्टम में उसका असर पड़ेगा पूरे इन्वेस्टमेंट सिनारियो पर? एब्सोल्युटली। टैक्स वाला इम्पैक्ट अगर आपने पूछा ना तो सही पूछा आपने, क्योंकि टैक्स के वजह से शायद से लोग क्योंकि देखिए ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ के जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं या आपके कोई फैमिली में ऐसे कोई एजेंट होते हैं, वो आपको टैक्स सीजन के दौरान आपको ये पॉलिसी दे देते हैं कि भाई उनका भी कुछ एक टारगेट होता है दिमाग में, तो और आपको वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे देते हैं। पर अभी टैक्स ही रहा नहीं, टैक्स का बेनिफिट रहा नहीं, तो मैं क्या ही तो करूँगा लेकर। पर दूसरी बात ये भी है कि जो वो सेफ का जो इल्यूजन है वो हमेशा दिमाग में हावी रहता है। मैं गारंटेड रिटर्न मुझे अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे इंडियंस को गारंटी वाला कोई प्रोडक्ट दे दो ना तो वो पहले पसंद में होता है। पर जिस तरह से मार्केट चेंज हो रहा है, जिस तरह से एफिशिएंटली फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो न्यू एज प्रोडक्ट्स देखने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स को प्राथमिकता देनी चाहिए, पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, और इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी, टैक्स, ये सब सोचकर फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। जी, तो डायनेमिक्स चेंज होते रहते हैं, उसके हिसाब से माहौल चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बदलता ज़रूर है। और टैक्स बेनिफिट्स ख़त्म होने से तो उसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा और धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। अब चलते चलते जरा टॉप 4 फंड्स भी बता दीजिए इस हफ्ते के लिए। देखिए, ये टॉप 4 फंड्स मेरे हिसाब से है, कोई भी पर्सन को अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद ही ये फंड्स को सिलेक्ट करने चाहिए। फ्लेक्सी कैप आज के समय में मुझे लगता है कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप फंड जो है, जो तीनों मार्केट कैप में निवेश करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी, तो कैनरा फ्लेक्सी कैप। फोकस फंड, आपको मिनिमम स्टॉक्स के साथ आपको म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो बनाना है, पर म्यूचुअल फंड का वे लेकर तो HDFC फोकस फंड 25 से 30 स्टॉक्स में डालेगा। मल्टी कैप, जैसे फ्लेक्सी कैप फ्लेक्सिबिलिटी देगा, मल्टी कैप डेफिनेटली आप फंड मैनेजर है वो 25% का कैप है, बट एक फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन के निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से निप्पॉन का मल्टी कैप। और गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, डेट, इक्विटी, सभी का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी एसेट देगा। हाइब्रिड फंड भी होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से व्हाइट ओक का मल्टी एसेट आप देख सकते हैं। जी, तो ये थे इनके टॉप 4 फंड्स, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका विरल जी। इसी के साथ योर मनी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन याद रखिए आप चाहे तो आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। nw18.com पर योर मनी हमारा ईमेल पता है, और साथ ही आप हमें 7045220000 को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और एक्स और फेसबुक पर लाइव के दौरान भी अपने सवाल भेज सकते हैं। नमस्कार।